वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक द यूजीसी नेट विथ जेआरएफ। आईसीटी के लेशन में मतलब यूनिट 8 में हम लोग आईसीटी के डेफिनेशन, उसके उपयोग, उसके महत्व के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका डायग्राम दिया हुआ हम लोग देख सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला में हो गया समय के आधार पर, मीडिया के आधार पर, उपयोग के आधार पर। समय के आधार पर दो तरह के होते हैं, पुराना और नया। मीडिया के आधार पर होते हैं संकेतों के आधार पर, प्रसारण काल के आधार पर। और उपयोग के आधार पर रहते हैं आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा। अब संकेतों के आधार पर अलग होते हैं एनालॉग, डिजिटल। प्रसारण काल के आधार पर अलग होते हैं तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक आईसीटी की। ये सब प्रकार हो जाते हैं। इन सब का विस्तार में हम वर्णन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ आईसीटी के डायग्राम देख लिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, किन किन के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो पहला क्या था हमारा, समय के आधार पर। तो आईसीटी के प्रकार में पहला क्या है, समय के आधार पर। आईसीटी में दो प्रकार के उपकरण सम्मिलित है, पहला पुराने और नए। ये समय के आधार पर था, पुराना और नया। तो पुराने उपकरण में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, टेलीविज़न आदि सम्मिलित है। पुराने उपकरण जिससे संचार की व्यवस्था होती थी, आईसीटी के प्रकार था पहला क्या, पुराना, जो कि समय के आधार के अंतर्गत आता था। तो पुराने क्या होते थे उपकरण के, मुख्य रूप से कौन कौन सा, रेडियो, टेलीविज़न और टीवी आदि सम्मिलित है। नए उपकरणों में मुख्य रूप से कंप्यूटर और मानकीकृत कंप्यूटिंग हार्डवेयर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीकी उपग्रह इत्यादि सम्मिलित है। ये विभिन्न उपकरणों के एक साथ काम करने में और एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाने में सक्षम है, जो कि संसार के हर कोने में पहुंचा हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से आईसीटी केवल नवीनतम कंप्यूटर और इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सदृश्य सहायक यंत्र, रेडियो, टीवी, एपिडोस्कोप आदि आते हैं, जिनका उल्लेख पहले अध्याय में किया जा चुका है। अब ये समय के आधार पर था, जिसके अंतर्गत दो पुराने और नए आ रहे थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है क्या, मीडिया के आधार पर था। मीडिया के आधार के अंतर्गत भी क्या आता था, एक संकेत के आधार पर आ जाते थे, और संकेतों के आधार पर के अंतर्गत उसके अंतर्गत दो गो आ जाते थे कंप्यूटर, कौन से, एनालॉग और डिजिटल मीडिया आ जाता था। तो संकेतों के आधार पर आईसीटी के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को संकेतों के आधार पर एनालॉग और डिजिटल में विभाजित किया गया है, किया जा सकता है। विभाजित मतलब बांटा जा सकता है। पहला क्या है, एनालॉग मीडिया। एनालॉग सिग्नल एक सतत संकेत है जो किसी वस्तु के भौतिक परिमाण का एक प्रतिनिधित्व करता है। यह सूचना देने के लिए सतत मूल्य है। मुख्यतः पुरानी प्रौद्योगिकियों वर्ष 1995 से पहले वाली को एनालॉग मीडिया सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। मतलब आईसीटी के अंतर्गत जो 1995 से पहले वाली जितनी भी मीडियाएँ थी, वो सब क्या हो जाती हैं, एनालॉग के अंतर्गत आ जाती है। जैसा कि थर्मामीटर, पुराना रेडियो, मेगाफोन और पुराने टेलीफोन, हैंडसेट। जब हम स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ को बढ़ाते हैं तो वह धीरे धीरे और लगातार बढ़ती जाती है। इसका डायग्राम इस प्रकार है। ये एनालॉग सिग्नल था, जो संचार की व्यवस्था थी। ये एनालॉग सिग्नल ऐसे होता, अप डाउन होता है। अब इसी के अंतर्गत एक आ जाता था डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। यहाँ संकेत 0 और 1 का मूल्य ले सकते हैं। उसमें नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें लेता है। इसका उद्गमन मोर्स कोड के रूप में देखा जा सकता है। मोर्स कोड देख सकते हैं आप लोग कैसे दिए जाते हैं, मोर्स कोड के रूप में दिया जा सकता है। ये थे हमारे समय के आधार पर हो गया और मीडिया के आधार पर हो गया। संकेतों के अंतर्गत एनालॉग, डिजिटल आता है प्रसारण काल के, इसके अंतर्गत आता था। मीडिया के आधार के अंतर्गत ही प्रसारण काल के आधार पर। इसमें भी दो थे, तुल्यकालिक मीडिया और अतुल्यकालिक मीडिया। तो प्रसारण काल के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। तुल्यकालिक मीडिया, तुल्यकालिक का अर्थ है एक ही समय पर घटित होना। तुल्यकालिक मीडिया में मूलभूत आवश्यकता यह है कि सभी प्रतिभागी, चाहे वे अलग अलग स्थान पर हो, एक निश्चित समय पर सूचना को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहें। इसमें शिक्षण और वास्तविक समय में घटित हो रहा होता है। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब तुल्यकालिक मीडिया जो संचार की व्यवस्था है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर हमें संचार लेना है तो जो टाइम एक स्थित किया गया उसी टाइम पर सबको इकट्ठा होकर वो संचार प्राप्त करना पड़ेगा। वो आगे पीछे करके नहीं संचार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके
पॉजिटिव में उसके उल्टा ही क्या होता है अतुल्यकालिक मीडिया। इसमें क्या होता है अतुल्यकालिक मीडिया में सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुद्रित शिक्षण सामग्री, रिकॉर्डेड लेक्चरर आदि। मतलब अतुल्यकालिक मीडिया में इसमें संचार और ज्ञान कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम लोग किसी भी समय पर किसी भी स्थान में और भिन्न भिन्न तरहों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण हो जाएगा मुद्रित शिक्षण सामग्री और रिकॉर्डेड लेक्चरर। जो रिकॉर्ड किया हो तो उसे हम बार बार सुनकर पढ़ सकते हैं कहीं भी कभी भी। लेकिन तुल्यकालिक में क्या होता है कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, उसमें आप लोगों को एक समय पर सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा तभी संचार हो पाएगा। अब फिर था हमारा क्या उपयोग के आधार पर। हम समय के आधार पर और यहाँ दिया हुआ समय के आधार पर पुराना नया और मीडिया के आधार पर संकेतों और प्रसारण काल के आधार पर। इसके नीचे एनालॉग डिजिटल, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर। इसके अंतर्गत 3 आते हैं ICT शिक्षा, ICT समर्पित शिक्षा, ICT सक्षम शिक्षा। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर जब से सूचना संचार प्रौद्योगिकी का एक शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है। इससे वीडियो, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जिसमें ध्वनि और रंग निहित है। इससे छात्र सीखने की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है उपयोग के आधार पर, जिसमें क्या है ICT शिक्षा मीन्स ICT एजुकेशन। इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना। इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं ICT शिक्षा को। इसमें क्या बताया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना, प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना। मतलब मानव संसाधन ऐसे हो जो प्रशिक्षित हो और अच्छे से शिक्षित कर पाए, इसलिए इन्हें टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, मतलब शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ICT समर्थित शिक्षा है, ICT सपोर्टेड एजुकेशन। आजकल लगभग सभी शिक्षण संस्थाएं ICT का उपयोग परंपरागत मुद्रित शिक्षण सामग्री के पूरक के रूप में करते हैं ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक विस्तृत रूप दिया जा सके। इसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूरस्थ विश्वविद्यालय मुद्रित शिक्षा सामग्री के साथ साथ रेडियो और TV कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप आदि का प्रयोग करें। मतलब ICT समर्थित शिक्षा के अंतर्गत क्या आ जाता है सपोर्टेड एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन के लिए कुछ सपोर्टेड चीज़ मिल जाए जैसे TV कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप रिकॉर्डर आदि का भी आजकल स्कूल सब प्रयोग कर रहे हैं। ये सब बताया गया, ये सब सपोर्टेड एजुकेशन ICT ये आ गया ICT समर्थित शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्या है ICT सक्षम शिक्षा। ICT सक्षम शिक्षा तीसरा और लास्ट है ICT एनेबल्ड एजुकेशन। यहाँ पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम ही विशुद्ध रूप से ICT पर आधारित होते हैं। मतलब पूर्ण जितना भी शैक्षिक कार्यक्रम होता है वो पूरी तरह से किस पर ICT पर ही आधारित होता है। इसके यहाँ दिया हुआ इसका आगे। इसके अतिरिक्त ICT के शिक्षण अधिगम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ई-लर्निंग, वेल-एंडेड लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें ई-लर्निंग वेल-एंडेड लर्निंग का वर्णन पहले अध्याय में किया गया है और डिस्टेंस एजुकेशन का 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है। मतलब ये इसके अंतर्गत जो 3 इस मतलब ICT सक्षम शिक्षा में 3 तरह से इसे विभाजित किया 3 वर्गों में, ई-लर्निंग, वेल-एंडेड लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन। इसका आगे अध्याय में दिया हुआ, एक पिछले अध्याय में दिया हुआ और किसी में हम आगे पढ़ेंगे। ओके गाइज़, आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और प्लीज़ गाइज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।